नमस्कार, मैं मनोज कुमार रावत, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का मेरा लेक्चर डिजीज इन प्लांट्स एंड देयर कोजेस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ पर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि डिजीज किस कारण से होती है। डिजीज, जिसे हम हिंदी में रोग कहते हैं, इनका मुख्य कारण पर्यावरण में पाए जाने वाले अनेकों सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। सूक्ष्म जीवों और माइक्रोब्स के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। आजकल जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उनमें सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में रोगजनक का नाम पूछा जाता है, जिनका आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसमें आप जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उनमें किसी भी प्रकार के रोग के बारे में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया, जिन्हें हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव है, जिनका साइज 0.1 माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन तक होता है और ये पृथ्वी के सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जीवाणु बेसिकली आधारभूत रूप से ये एक कोशिका के बने होते हैं और इनकी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, अर्थात इनके कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित पाया जाता है और ये एक ही कोशिका से होकर भी सभी कार्य पूर्ण रूप से कर लेता है। इनका संरचना अत्यंत सरल होती है, लेकिन इनकी फिजियोलॉजी कार्य की अत्यंत ही जटिल होती है। इनके द्वारा कई सारे पौधों पर, मनुष्यों में और जानवरों में रोग उत्पन्न होते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, जैसा कि मैं बताया था, लेकिन स्वस्थ मनुष्य के रक्त में, ज्वालामुखी के मुहाने में, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी जगह पाए जाते हैं और अनेकों रोग उत्पन्न करते हैं। जीवाणु से होने वाले मनुष्य में कौन कौन से रोग हैं, वो इस पीपीटी में हम टेबुलेटेड व्याख्यान देंगे। सबसे पहला जो रोग है मनुष्य में होने वाला, सबसे पहला रोग है डिप्थीरिया। इसके रोगजनक का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये नाम जो है, आपके रोगजनक के नाम एक दो बार याद करेंगे तो जरूर याद होगा। इनके नाम बड़ा ही जटिल साइंटिफिक नेम है, इसलिए इनके नाम अत्यंत जटिल है। तो जो नॉन साइंस के स्टूडेंट है वो इनको एक दो बार पढ़ेगा तो जरूर याद होगा। तो सबसे पहला रोग है डिप्थीरिया। इसके रोगजनक का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका जो प्रभावित अंग है, मनुष्य में जो प्रभावित अंग है वो है श्वसन, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो अत्यंत प्रभावित होती है और इसका मुख्य लक्षण या सिम्टम वो है दम घुटना। दूसरा रोग है टिटेनस। यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा कोज होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके द्वारा मनुष्य का तंत्रिका तंत्र व पेशियां प्रभावित होती है और शरीर में जकड़न, झटके लगना, जबड़े बंद होना आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
नेक्स्ट जो रोग है वो है बोटुलिज्म। यह जब हम लंबे समय से किसी रेफ्रिजरेटर में अगर भोजन को स्टोर किया गया है और उसको खा लेने से होता है, जो इसे हम भोजन विषाक्तता भी कहते हैं। इसके रोगजनक का नाम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम है। इसका जो प्रभावित अंग है वो है श्वसन अंग। सांस लेने में पीड़ा होती है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी आना और दोहरी दृष्टि यानी उसकी जो विजन है वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट रोग जो है वो हैजा है, कोलेरा जिसे कहते हैं। इसके रोगजनक का नाम है विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है आहार नाल और इसके द्वारा जो है उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन आदि की शिकायत होने लगती है। नेक्स्ट रोग है टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार। यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से कोज होती है और इसके द्वारा जो है इंटेस्टाइन प्रभावित होती है और बुखार, कमजोरी और आंत में छेद होने लगते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही फैमिलियर टेस्ट है विडाल टेस्ट, इससे पता लगा लेते हैं कि इसको टाइफाइड है या नहीं है। नेक्स्ट रोग है गोनोरिया। गोनोरिया भी जीवाणु जनित रोग है जो कि निजेरिया गोनेरिया से कोज होती है। इसका जो प्रभावित है मूत्रोजनन मार्ग में सूजन होती है और वह जो है संतान उत्पन्न नहीं कर पाता, यानी उसमें जो है स्पर्म की कमी जाती है, संतानहीनता जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट रोग जीवाणु जनित रोग है ट्यूबरकुलोसिस। इसे सामान्यतः हम टीबी कहते हैं। इसके रोगजनक का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह कोज होती है। इसमें मनुष्य का जो प्रभावित अंग है वह मुख्य लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं और शरीर में लगातार दुर्बलता हो जाती है और लगातार वो खांसी करने लगता है और ये जो कि लगभग लगातार 15-20 दिन से चली आती है खांसी। तो इसका मुख्य ट्यूबरकुलोसिस रोग होने की संभावना है। नेक्स्ट रोग है लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। ये भी जीवाणु के द्वारा ही कोज होता है और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका जो प्रभावित अंग है वह त्वचा व तंत्रिकाएं। इसके द्वारा त्वचा पर गांठें, घाव, रंगहीनता आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट रोग है काली खांसी या कुकर खांसी, जिसे इंग्लिश में हम वूपिंग कफ कहते हैं। ये हीमोफिलिस परट्यूसिस नामक जीवाणु से कोज होती है। इसमें जो प्रभावित अंग है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। सामान्य यह बीमारी बच्चों में ज्यादातर होती है और इनमें खांसी और उल्टियां जैसी शिकायत होती है। नेक्स्ट रोग है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है ये भी जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी से कोज होती है। इसमें भी प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में पानी भरना और तेज बुखार आने लगता है। नेक्स्ट रोग है जीवाणु जनित मस्तिष्क ज्वर, जिसे इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसमें सिर दर्द, बुखार, कंपकंपी, रक्तस्राव, शीघ्र ही मृत्यु होने की संभावना होती है। यह भी जीवाणु जनित रोग है जो कि निजेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु से कोज होती है। नेक्स्ट रोग है प्लेग। प्लेग रोग भी जीवाणु जनित रोग है जिसका मुख्य वाहक फ्लू है, जिसके द्वारा यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता जाता है और यह यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें मुख्य प्रभावित अंग है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, फेफड़े। इसके द्वारा मनुष्य में तीव्र ज्वर, सिर दर्द आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट रोग है सिफिलिस। यह ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु से कोज होता है। इसमें जो प्रभावित अंग है वो मस्तिष्क यानी ब्रेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रभावित होते हैं, जनन अंग। और इसमें लसिका गांठें, लिम्फ जो है वो बड़ी होने लगती है, त्वचा पर रेड स्पॉट बनने लगते हैं। यह इसके मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट रोग है डायरिया, जिसे अतिसार कहते हैं। यह भी जीवाणु जनित रोग है। डायरिया शिजेला डिसेंट्री नामक जीवाणु से उत्पन्न होती है और इसमें प्रभावित अंग छोटी आंत है और इसमें
मनुष्य को उल्टी दस्त की शिकायत होती है, यही इसका मुख्य लक्षण है। जीवाणु जनित कुछ पौधों में पाए जाने वाले रोग हैं जिन्हें हम टेबुलेटेड कर रहे हैं और एक एक करके इनके बारे में बताएंगे। पहला रोग है फायर ब्लाइट इन पायरस मेलस। फायर ब्लाइट इन पायरस मेलस। पायरस मेलस एप्पल का बोटेनिकल नेम है। पायरस मेलस में फायर ब्लाइट जो डिजीज है वो इरविनिया एमाइलोवोरा नामक जीवाणु से कोज होती है। इरविनिया एमाइलोवोरा ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए इनको या तो इटैलिक्स में लिखते हैं या अंडरलाइन करते हैं। हैंड रिटन होगी तो अंडरलाइन करेंगे। और एप्पल का बोटेनिकल नेम है पायरस मेलस। इसमें फायर ब्लाइट डिजीज कोज होती है इरविनिया एमाइलोवोरा नामक बैक्टीरिया या जीवाणु से। इसी तरह से सब्जियों में भी सॉफ्ट रोट नामक बीमारी जो है वो भी जीवाणु जनित रोग है और जीवाणु का नाम है इरविनिया केरोटोवोरा। इरविनिया केरोटोवोरा। सॉफ्ट रोट का मतलब यह है कि सब्जियां जो है वह मुलायम हो जाती है और सड़ने लगती है। यदि हम सब्जियों को स्टोर करेंगे तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगी। तो इसका मुख्य कारण है इरविनिया केरोटोवोरा नामक जीवाणु है, जिससे सब्जियां जल्दी से खराब हो जाती है। नेक्स्ट जो रोग है वो है रेड स्ट्राइप डिजीज है। यह गन्ने में उत्पन्न होती है। गन्ने का आंतरिक हिस्सा लाल पड़ जाता है और उसमें जो जूस की मात्रा है वो अत्यंत कम हो जाती है और गन्ना सूख जाता है। गन्ने का तना सूख जाता है। यह भी जीवाणु जनित रोग है और इसमें जीवाणु का नाम है स्यूडोमोनास रूब्रिलायंस। स्यूडोमोनास रूब्रिलायंस नामक जीवाणु से कोज होता है और गन्ने का बोटेनिकल नेम है सेकेरम ओफिसिनेरम। शुगर केन गन्ने का बोटेनिकल नेम है सेकेरम ओफिसिनेरम और इसकी रेड स्ट्राइप जो रोग है वो कोज होती है स्यूडोमोनास रूब्रिलायंस। इसी तरह से गेहूं में भी टुंडू रोग जो है वह जीवाणु जनित रोग है। उस जीवाणु का नाम है कोर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई। कोर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई यह गेहूं में टुंडू या येलो ईयर रोट उत्पन्न करता है। येलो ईयर रोट का मीन्स यह है कि उसकी जो बालियां हैं उसकी बालियां जो है आ नहीं पाती है और जल्दी से ही वो खत्म हो जाती है, या उसमें गलन उत्पन्न होती है जिससे बालियां जो है वो बन नहीं पाती है और गेहूं की फसल में जो दाने हैं गेहूं के दाने वो अत्यंत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और इससे उपज में बहुत अधिक हानि होती है। तो गेहूं का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसमें येलो ईयर रोट रोग उत्पन्न होता है कोर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई से। इसी तरह से कॉटन का बोटेनिकल नेम गोसिपियम है और इसमें एंगुलर लीफ स्पॉट नामक रोग उत्पन्न होता है। यह भी जीवाणु जनित रोग है और जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास मालवेसिएरम। जेंथोमोनास मालवेसिएरम। यह जीवाणु कपास कॉटन के अंदर एंगुलर लीफ स्पॉट नामक रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह से कैप्सिकम जो मिर्च होती है उसमें भी लीफ स्पॉट यानी पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। इससे से पत्तियां जो है शीघ्र नष्ट हो जाती है और पत्तियां नष्ट होने से पूरा का पूरा पौधा प्रभावित होता है और उपज में काफी भारी कमी होती है। और यह जो रोग है ये जेंथोमोनास वेसिकेटोरा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। जेंथोमोनास वेसिकेटोरा ये मिर्च में लाल पत्तियों पर जो है धब्बे उत्पन्न करता है। इसी तरीके से ब्लाइट ऑफ ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा जौ का बोटेनिकल नेम है और इसमें ब्लाइट का मीन्स होता है कि जो पौधा है पूरा बर्न होने लगता है और इसके द्वारा जो उत्पन्न रोग है जेंथोमोनास ओराइजी। जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से ओराइजा सेटाइवा में ब्लाइट नामक रोग उत्पन्न होता है। ब्लाइट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा पौधा जो है जलने लगता है और जल करके पूरा जो है मुरझा जाता है, विल्ट हो जाता है, उसे हम ब्लाइट कहते हैं। बार्ले ओराइजा सेटाइवा जेंथोमोनास ओराइजी
बीन ब्लाइट इन फेजुलस, बीन ब्लाइट इन फेजुलस जिसे बाकला कहते हैं, इसमें जो है जेंथोमोनास फेजुली नामक जीवाणु से रोग उत्पन्न होता है। इसी तरीके से नींबू के अंदर, नींबू के जो फल होते हैं उसके ऊपर जो है कई सारे जो है, नींबू के जो फल है उस पर कई सारी जो है उस पर गड्ढे बन जाते हैं और नींबू की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, फलों की क्वालिटी गिर जाती है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इससे हम कहते हैं सिट्रस कैंकर नामक रोग, और यह एक जीवाणु है जेंथोमोनास सिट्राई, इसके द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। जेंथोमोनास सिट्राई, जेंथोमोनास तो जीवाणु का जीनस है और सिट्राई जो है इसकी जाति है। जेंथोमोनास के द्वारा ज्यादातर रोग फसलों में उत्पन्न होते हैं। जेंथोमोनास नामक जीवाणु कई सारे रोग उत्पन्न करता है। इनमें नींबू में भी साइट्रस कैंकर नामक रोग उत्पन्न होता है, जिससे हम नींबू का जो बोटेनिकल नाम है वो साइट्रस है, इसलिए इसका नाम रखा गया साइट्रस कैंकर। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला, प्रोटोजोआ भी एक सूक्ष्म जीव है। अब जीवाणु के बाद हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणु से हमने जाना कि कई सारे रोग है जो फसलों में और मनुष्यों में रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार प्रोटोजोआ से भी जो है फसलों में तो रोग नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्यों में कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। उनके बारे में हम आपको क्रम से बताने जा रहे हैं। पहला जो रोग है वो है मलेरिया। मलेरिया के बारे में सभी परिचित हैं कि प्रोटोजोआ से जो है एक रोग होता है मलेरिया, और मलेरिया जो है एक बहुत ही प्रचलित रोग है। इसकी रोकथाम के लिए हम कहते हैं कि मच्छरों को कंट्रोल करना चाहिए। ये जो इसका मुख्य रोगजनक है वो है प्लाज्मोडियम, और ये रोग जो है स्वस्थ मनुष्य, रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में एक वाहक है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज जो है इसको सभी रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्यों में फैलाने का काम करती है। और इसमें जो प्रभावित अंग है वो है लीवर, और इसमें ठंड के साथ बुखार आना ये एक मुख्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि ये मलेरिया रोग है। और मलेरिया रोग को नियंत्रण करने के लिए हमें मच्छरों को नियंत्रित करना होगा। मच्छर यदि अधिक होंगे तो मलेरिया रोग की संभावना बढ़ेगी। और ये जो इसका मुख्य रोगजनक है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। अगला रोग है पायरिया। पायरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया का जो मुख्य रोगजनक है वो है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस ये जो है पायरिया रोग उत्पन्न करता है, जिसमें जो मसूड़े हैं उसमें सूजन आ जाती है और मसूड़े से खून बहने लगता है, मसूड़े से रक्त निकलता है और दुर्गंध आने लगती है, मुंह से दुर्गंध आती है। तो समझ लीजिए कि पायरिया रोग है। इसका जो ये रोग है पायरिया रोग, ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस से कोज होता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जनित रोग है स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हम हिंदी में सोने की बीमारी कहते हैं। कि मनुष्य जो है, रोगी मनुष्य सोते सोते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए इसे सोने की बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसका जो रोगजनक प्रोटोजोआ है वो है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा से यह रोग फैलता है और इसका मुख्य जो वाहक है वो है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी इसको फैलाने का काम करती है। यदि एक मनुष्य अगर रोगी है तो सीसी मक्खी जो है वहां से उसका रक्त चूस करके स्वस्थ मनुष्यों में भी फैलाने का काम करेगी। और इसका मुख्य लक्षण है कि बुखार के साथ ही उसको नींद आती है और नींद के साथ ही वो मृत्यु हो जाती है। इसलिए से यह बहुत ही घातक बीमारी है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट रोग है पैचिश। ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, जिसका रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका मुख्य जो प्रभावित अंग है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, मनुष्य के इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है और खून के साथ उसको दस्त होने लगती है। तो ये पैचिस रोग की निशानी है और इसका मुख्य रोगजनक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ है। अगली जो रोग है वो है काला आजार। काला आजार भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका मुख्य रोगजनक लिशमेनिया डोनावानी है। लिशमेनिया डोनावानी जो प्रोटोजोआ है वह इस रोग को उत्पन्न करता है और ये भी
बालू मक्खी के द्वारा फैलता रहता है। बालू मक्खी इसका एक वाहक की तरह कार्य करती है और इसका जो प्रभावित अंग है वो है अस्थि मज्जा, बोन मेरो। बोन मेरो अत्यंत प्रभावित होती है और इसमें मनुष्य को तेज बुखार होता है। तेज बुखार के साथ उसकी जो है मनुष्य के यदि इलाज नहीं किया जाए तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए इसमें बालू मक्खी को हमको नियंत्रित करना होगा। यदि इस बीमारी को नियंत्रित करना होगा तो बालू मक्खी जो वाहक है उसको कंट्रोल करना होगा और इसका रोगजनक का नाम है लिशमेनिया डोनावानी। इसमें कुछ प्रोटोजोआ की जैसे पिक्चर दिखाई गई कि प्रोटोजोआ जो है ये जो रोगजनक है इनका डाइवर्सिटी किस तरीके से है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये देखिए अमीबा की तरह दिखाई दे रहा है। इसका कोई शरीर सुनिश्चित नहीं है, ये किसी भी आकार में अपने आकार को परिवर्तित कर लेता है। लिशमेनिया देखिए, लिशमेनिया जो है ये अमीबोइड शेप्ड है। इसमें एक कशाबिका दिखाई दे रही है। टॉक्सोप्लाज्मा ये भी जो है अर्धतंत्राकार एक पैथोजन है। प्लाज्मोडियम मैलेरी यह मलेरिया रोग फैलाने वाला मुख्य रोगजनक है। प्लाज्मोडियम मैलेरी कहते हैं। इसका आकार जो है गोलाकार है और यह आरबीसी व लीवर को प्रभावित करता है। एनीमिया की शिकायत होती है, आरबीसी फटने लगती है और जैसी आरबीसी फटती है तो मनुष्य को तेज बुखार होता है और वह मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। ट्राइकोमोनास ये भी प्रोटोजोआ है और इसके द्वारा भी जो है योनि में संक्रमण उत्पन्न होता है। अगला सूक्ष्म जीव है वायरस, जिसे हम विषाणु कहते हैं। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोवस्की ने सन 1892 में की थी। ये रशियन साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोजेक वायरस की खोज की थी, जो कि टोबैको यानी तंबाकू के पौधे में मोजेक नामक रोग उत्पन्न करता है। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सजीव के रूप में भी पाया जाता है और निर्जीव के रूप में भी पाया जाता है। इस प्रकार यह सजीव व निर्जीव दोनों के मध्य की एक कड़ी है। वायरस की हम बात करते तो पृथ्वी में सबसे पहले वायरसों की ही उत्पत्ति हुई थी और वायरसों के द्वारा भी अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। फसलों में भी रोग उत्पन्न होते हैं, मनुष्य में भी रोग उत्पन्न होते हैं और कैटल्स पर भी रोग उत्पन्न होता है। तो वायरस की यहां महत्वपूर्ण भूमिका है और वायरसों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में अनेक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये रोग है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, वायरस है या इसका रोगजनक वायरस है या बैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्मा है या फंजाई है। तो इसमें से आपको यदि इस लेक्चर को ध्यान से आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ये आपको सभी आंसरों का आंसर आपको मिल जाएगा। वायरस की हम बात कर रहे हैं तो वायरस यदि सजीव के अंदर प्रवेश करता है तो वह सजीव की तरफ व्यवहार करता है और यदि सजीव के बाहर है तो वह निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। वायरस एक रसायन है जिसका निर्माण प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के मिलने से होता है। अर्थात इनमें मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक तो प्रोटीन होता है और एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षा प्रदान करता है प्रोटीन कोट, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। जैसा कि इसमें फिगर में दिखाया गया है कि प्रोटीन कोट के बाहर भी एक लिपिड कार्बन होता है, उसे हम एनवलप कहते हैं और एनवलप के ऊपर अनेक प्रोटीन अटैच्ड हैं, लगे हुए हैं। बिल्कुल सेंटर के अंदर वायरल का जीनोम है, जो कि या तो डीएनए का बना होता है या आरएनए का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। वायरसों में यानी विषाणुओं में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाते हैं। यही मुख्य अंतर है जिससे हम जीवाणुओं
या अन्य सूक्ष्म जीवों या अन्य जीवों से वायरसों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी सजीवों में डीएनए भी पाए जाते हैं और आरएनए भी दोनों एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन वायरसों में ही डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाए जाते। डीएनए पाया जाता है तो उसे डीएनए कंटेनिंग वायरस कहते हैं, यदि वायरस में आरएनए है तो उसे आरएनए कंटेनिंग वायरस कहते हैं, अर्थात डीऑक्सी राइबो वायरा और राइबो वायरा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों के मिलने से वायरस बना, इसलिए इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल या न्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य में जैसे ही प्रवेश करता है तो वह रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, और जैसे ही वह बाहर आता है तो वह रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार यह सजीव और निर्जीव के दोनों के लक्षण दर्शाता है, इसलिए इन दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस के द्वारा होने वाला जो रोग है, सर्वप्रथम हम जिस रोग के बारे में जान रहे हैं सभी फेमिलियर हैं, सभी उस रोग के बारे में जानते हैं। उस रोग का नाम है एड्स। तो यह रोग जो है पूरे विश्व में तहलका मचा रहा है, और आज तक इसकी कोई न तो कोई टीका विकसित हुआ, वैसे टेम्पररी एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन जो है अवेलेबल है, लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज संभव नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह विषाणु है और यह विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग है, और इसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है। जिस वायरस में आरएनए पाया जाता है, ऐसे वायरसों के टीके उत्पन्न करने में हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक अम्ल है जो अत्यधिक परिवर्तनशील है। जैसे ही हम कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन इसके विरुद्ध बनाते हैं तो यह अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, और उस मेडिसिन या उस वैक्सीन से अपने आप को बचा लेता है। इसलिए आज तक वैज्ञानिक इसके विरुद्ध न तो कोई टीका विकसित कर पाया है और न ही कोई स्थायी मेडिसिन विकसित कर पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसका आपको रीजन बताया, इसलिए कि इसके अंदर आरएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसे विषाणु जिनमें आरएनए पाए जाते हैं उनका न तो हम टीका विकसित कर पाए और न ही कोई स्थायी मेडिसिन विकसित कर पाए। इसमें एक सबसे पहला एचआईवी वायरस, इसका उदाहरण हमारे सामने है। एचआईवी वायरस से ही एड्स नामक बीमारी फैलती है, और इसका जो प्रभावित अंग है उस मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम दिनों दिन उसका कमजोर हो जाता है, और जिस दिन से इन्फेक्शन हुआ, एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ, एचआईवी एंटर किया बॉडी के अंदर, उसके 10-15 साल पश्चात उस मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र अत्यंत दुर्बल हो जाता है और धीरे धीरे बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, और वह मनुष्य उस मनुष्य में अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी उसमें अनेकों बीमारियों का एक समूह बन जाता है, उसे हम कहते हैं सिंड्रोम, और उसे ही हम एड्स कहते हैं। तो ये इसका जो मुख्य लक्षण है वो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और अनेकों बीमारियां से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि किसी भी बीमारी का जो है वह प्रतिरोधक क्षमता धारण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंट पावर खत्म हो गया, और उसे हम कहते हैं एड्स। तो इसका मुख्य रोगजनक है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के द्वारा ही यह फैलता है, और यह इसको इस मनुष्य कैसे इससे प्रभावित होता है, तो उसमें जो है एक तो ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड जो है
वह ब्लड बैंक से, स्टैंडर्ड ब्लड बैंक से ही ब्लड लिया जाए, जो कि एचआईवी इन्फेक्टेड नहीं हो, और किसी इंजेक्शन या कोई इंजेक्शन सुई लगाएं तो वो भी जो है किसी संक्रमित मनुष्य की यूज नहीं करें, और लैंगिक संबंध स्थापित नहीं करें, अपरिचित व्यक्तियों से लैंगिक संबंध स्थापित नहीं करें। तो ये इसके जो है उपाय ही इसके रोकथाम है। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए नाको में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो जिससे कि आज के समय एचआईवी पॉजिटिव में कमी आती जा रही है, क्योंकि सभी जागरूक होने से जो है ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जागरूक होना इसका मुख्य उपाय है, इस बीमारी को रोकने का मुख्य उपाय है जागरूक होना। अगला जो रोग है वो है पोलियो। पोलियो जो है एक पोलियो वायरस के द्वारा कोज होती है। इसका मुख्य प्रभावित अंग है पूरे जो है इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, और बदन में दर्द, बुखार, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है। इसके लिए भी जो है WHO ने पोलियो रोग को कंट्रोल करने के लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई, और आज हम पोलियो से मुक्त भारत में जी रहे हैं। आज पोलियो की संभावना अत्यधिक कम हो गई है। तो पोलियो भी जो है विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट जो रोग है वो है खसरा। खसरा भी जो है विषाणु जनित रोग है, और यह मोरबिली वायरस से कोज होता है। इससे जो प्रभावित अंग है वो है संपूर्ण शरीर, और संपूर्ण शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। तो ये भी वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट रोग है डेंगू फीवर। इसका रोग जनक है अर्बो वायरस। इसमें लक्ष्य अंग है संपूर्ण शरीर, विशेषकर सिर, आंख एवं जोड़ों में दर्द होता है, सिर आंख में दर्द होता है, तो इसे हम कहते हैं कि भाई इसको डेंगू हो गया। तो डेंगू भी जो है विषाणु जनित रोग है। इसी प्रकार इन्फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है, जो कि मिक्को वायरस से कोज होता है, और इसमें जो मनुष्य का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसका मुख्य लक्षण है छींके आना, बेचैनी, गलघोंटू आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट रोग है छोटी माता। छोटी माता भी विषाणु जनित रोग है, जो कि वेरिसेला वायरस से कोज होती है, और यह इसका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें मनुष्य को हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएं, स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जो है विषाणु जनित रोग है, जिसे हम छोटी माता कहते हैं। नेक्स्ट रोग है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा रोग भी विषाणु जनित रोग है। इसका प्रभावित अंग आंख है, आंख का लाल होना, आंख में दर्द होना ट्रेकोमा के मुख्य लक्षण है। ट्रेकोमा भी विषाणु जनित रोग है। इसी तरीके से रेबीज भी विषाणु जनित रोग है, जो कि रेबडो वायरस से कोज होती है, और इसमें जो वाहक है कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, और इसमें प्रभावित है तंत्रिका तंत्र। यदि कोई डॉग मनुष्य को काटता है तो कुत्ते की जो लार है उसमें रेबीज के वायरस होते हैं, और वह जैसे ही स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो मनुष्य में भी रेबीज रोग हो जाता है, और इस रोग से रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर की ओर निकल जाती है, और यह कुत्ते व बंदर के काटने से होता है। इसलिए इसमें एंटी रेबीज के वैक्सीन दिए जाते हैं। यदि कुत्ता पालतू है तो उसको एंटी रेबीज के वैक्सीन दिए जाते हैं, ताकि वो कुत्ता अगर मनुष्य को काटेगा तो उसको रेबीज रोग नहीं होगा, और तुरंत मनुष्य को भी एंटी रेबीज के टीके दिए जाते हैं, ताकि रेबीज वायरस जो है उस पर अटैक नहीं कर पाए और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं। तो ये भी रेबीज भी विषाणु जनित रोग है, जो कि रेबडो वायरस से कोज होती है। नेक्स्ट रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस भी विषाणु जनित रोग है। इसका लक्ष्य अंग है मस्तिष्क और तेज बुखार का आना, इसका मुख्य लक्षण है। हर्पीज वायरस से हर्पीज रोग उत्पन्न होता है, और त्वचा
जो कि जननांग है, जननांगों में सूजन उत्पन्न हो जाती है और चकते उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें दर्द होता है, तो ये भी हर्पीज, स्किन में इंफेक्शन हो जाता है, तो हर्पीज रोग भी विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट रोग है गल शौच, गले में इंफेक्शन हो जाता है और पैराथायरॉयड ग्रंथि, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि वो प्रभावित होती है। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायरॉयड ग्रंथि पाई जाती है और पैराथायरॉयड ग्रंथि को प्रभावित करने से मुंह खोलने में कठिनाई होती है और उसको बुखार अधिक हो जाता है, तो ये भी विषाणु जनित रोग है जिसे हम गल शौच विषाणु कहते हैं। इसी प्रकार चेचक, चेचक भी विषाणु जनित रोग है जो कि वेरियोला विषाणु से फैलती है और संपूर्ण शरीर इसका प्रभावित होता है और शरीर पर चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रोग है वो पीलिया, पीलिया भी विषाणु जनित रोग है जिससे हिपेटाइटिस, जिसे हिपेटाइटिस भी कहते हैं और हिपेटाइटिस वायरस से ये फैलता है। हिपेटाइटिस विषाणु से पीलिया रोग होता है, इसका प्रभावित अंग है यकृत और पूरे शरीर में आंखें पीली पड़ जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, ये इसके मुख्य लक्षण है। पेशाब में भी पीलापन बढ़ जाता है, आंख में पीलापन हो जाता है, त्वचा में पीलापन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो बिलीरुबिन है और बिलीवर्डिन है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और शरीर में इकट्ठे होते हैं और उससे पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। यह अत्यधिक खतरनाक वायरस हिपेटाइटिस से कोज होती है। अभी हाल ही में स्वाइन फ्लू भी विषाणु जनित रोग है जो कि H1N1 नामक विषाणु से उत्पन्न होती है और आज तक इसका कोई टीका वैज्ञानिकों ने विकसित नहीं कर पाया। इसका भी मुख्य कारण मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो न्यूक्लिक अम्ल है वो आरएनए पाया जाता है। ऐसे विषाणु जिनमें आरएनए पाए जाते हैं उनके टीके वैज्ञानिक विकसित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनमें आरएनए उपस्थित होता है, तो उससे हम जो भी वैक्सीन विकसित करेंगे तो विषाणु अपने आप को बचाने के लिए अपना रूप बदल लेता है। जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, अपने आप को उससे बचने का साधन बना लेता है और वह विषाणु जो है इजीली उसकी मृत्यु नहीं हो पाती है, इसलिए हम टीके विकसित करने में असफल हैं। तो उसमें स्वाइन फ्लू भी आती है, HIV से उत्पन्न रोग वो भी आते हैं, H1N1 है, H1N2, इनके कई सारे विभेद है, कई सारे स्ट्रेन है, जिसमें H1N1, H1N2, लेकिन H1N1 अत्यधिक सामान्य वायरस है जो कि स्वाइन फ्लू को कोज करता है। इसके अलावा H1N2, H2N1, H3N1, H3N2 भी हैं। तो स्वाइन फ्लू से बचने के लिए ये है कि हम इसको संक्रमित मनुष्य के साथ नहीं रहें और हाइजीन का ध्यान रखें, और इसके जो मुख्य लक्षण है वह छींके आना, बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना आदि इसके लक्षण हैं। और यदि इसके एक टेम्परेरी मेडिसिन है टेमीफ्लू, जो कि सभी सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में दी जाती है। टेमीफ्लू जो है इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, वैसे टेम्परेरी इसकी रोकथाम है, इसलिए सावधानी इसके बचाव है। अब हम विषाणुओं के द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो रोग है वह है टोबैको मोजेक डिजीज इन टोबैको। टोबैको को हम हिंदी में तंबाकू कहते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों पर मोजेक नामक लक्षण उत्पन्न होता है। मोजेक का मतलब होता है कि उसका जो पर्णहरित है वो नष्ट हो जाता है और उसमें अलग अलग लीफ जो है कलरफुल हो जाती है, उससे हम कहते हैं मोजेक। तो इसी टोबैको मोजेक डिजीज के नाम से ही वायरस का नाम भी टोबैको मोजेक वायरस रखा गया है। तो टोबैको मोजेक वायरस सर्वप्रथम खोजा गया वायरस है, जिसकी खोज इवानोवस्की ने की थी, जो कि रशियन वैज्ञानिक थे। इन्हें ही सबसे पहले विषाणुओं की खोज की और टोबैको मोजेक डिजीज जो है टोबैको में खोज होती है, टोबैको मोजेक वायरस खोज करता है। इसी तरीके से टोबैको में नेक्रोसिस शब्द जो है कहां इस्तेमाल करते हैं। नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू की डेथ ऑफ टिश्यू, जो उत्तक है वो खत्म हो जाते हैं, तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं।
जैसे कि आप सभी नॉन साइंस के स्टूडेंट हो और कंपटीशन जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो नेक्रोसिस कभी याद आता है कि नेक्रोसिस का अर्थ है, तो नेक्रोसिस का अर्थ है उत्तक क्षय, हिंदी में कहते हैं उत्तक क्षय या डेथ ऑफ टिश्यू। तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं कि जो पौधा है उसके अंदर जो टिश्यू है उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे ये टोबैको नेक्रोसिस वायरस के द्वारा ये रोग होता है, जिसे हम कहते हैं टोबैको नेक्रोसिस डिजीज इन टोबैको। नेक्स्ट डिजीज है येलो वीन मोजेक डिजीज। येलो वीन मोजेक वायरस के द्वारा कोई होती है। येलो मीन्स है कि उसकी जो वीन है, पत्तियों की जो वीन है वो पीली पड़ जाती है। तो यह जो डिजीज है ये येलो वीन मोजेक वायरस के द्वारा कोई होती है। इसी प्रकार कॉलीफ्लावर में मोजेक डिजीज कोई होती है, तो वह डिजीज कोलिमो वायरस के द्वारा कोई होती है। इसे हम कहते हैं कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी। फूल गोभी में भी विषाणु के द्वारा मोजेक डिजीज उत्पन्न होती है। जैसे तंबाकू में उत्पन्न होती है वैसे ही कॉलीफ्लावर में भी उत्पन्न होती है, तो वो कोलिमो वायरस के द्वारा कोज होती है। थैंक यू।